हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एस फिजिक्स सर। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ शॉर्ट, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे और उसका जो यूनिट एंड डायमेंशन था, मैंने सारा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश भी किया था। आप शायद उस वीडियो को देखकर इस वीडियो के पास आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं या दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो आज हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ का कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये 5 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अक्सर ये पूछते रहता है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं और लास्ट तक जरूर देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये दो गो मैं सिद्ध करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक समान आवेशित अनंत लंबी सीधी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, यानी कि एक वायर होगी जो स्ट्रेट होगी, इनफिनाइट होगी, और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है। तो उसके आसपास उस चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी है आपके कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस हो या प्लेन शीट हो, ठीक है, और अगर वो प्लेन शीट को यूनिफॉर्मली भी चार्ज किया जाए तो उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, तो देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसको देखिए, मैंने क्या कंसीडर कर लिया हूं, क्या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो आपको दिख रहा होगा। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, और आपको पता है कि अगर चार्ज पॉजिटिवली हो तो उससे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो यहां पर जो कंडक्टिंग वायर है, इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज है ना, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगल बगल में चारों पट्टी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है। अब चार्ज यहां पर है, पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऊपर होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नीचे होगा, सब परपेंडिकुलर होगा, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया? तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस, सर कंडक्टर वायर से है ना, स्ट्रेट वायर से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों डायरेक्शन में कितनी होगी, बातें समझना है, उसे फाइंड आउट करना। तो गॉसेस लॉ का कहना था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से होते हुए एक मेरा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो भी क्लोज, ठीक है। और उसके अंदर में जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है ना, उसमें अगर आप अपसाइड नॉट से डिवाइड करते हैं तो उसी सरफेस से पासेस थ्रू होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट से होते हुए मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्लोज खींचा, जिसकी लंबाई कितना लिया, एल। ये सारा आपका कंसिडरेट लिखा गया। तो सबसे पहले यहां पर देखने वाली चीज है कि यहां पर जो आपका ये एक सरफेस ये बन रहा है, ठीक है, जो कि इस तरह का होगा, है ना, कवर्ड सरफेस एरिया। ये जो आपका है ये इन वाला पार्ट का एरिया हुआ, और तो इधर भी एक एरिया होगा, देखिए। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना, एरिया का एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाला से बनने वाला ऊपर की तरफ होगा, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एरिया वेक्टर और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। बहुत अच्छा। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, इधर से आप देखिएगा तो इस एरिया का एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ होगा, अगर इधर से देखोगे तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार के परपेंडिकुलर ऊपर या चाहे तो फिर नीचे होगा। क्लियर? ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बात इसमें आ रहा है? यहां पर भी देखा जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। अब मैं थोड़ा सा कवर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं सिलेंडर के, तो मैंने एक यहां पर ले लेता हूं छोटा सा एरिया एलिमेंट, छोटा सा मैंने एरिया एलिमेंट डी ए ले लिया, ठीक है।
अभी छोटा सा एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर ही होगा, इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो दोनों मिलाकर अगर देखा जाए कि सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो यहां पर 3 सरफेस की बात किया गया, तो इसको नाम दे दो सरफेस 1, इसका नाम दे दो सरफेस 2 और इसका नाम दे दो सरफेस 3, और तीनों सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो टोटल कि फ्लक्स कितना निकलेगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के अनुसार लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से, गॉस के थ्योरम से या गॉस के नियम से हम लोग ये लिख सकते हैं, गॉसेस लॉ। देखो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स, ठीक है ना, नेट फ्लक्स जो होगा, जो क्लोज सरफेस से होकर गुजरेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है ना, करने के बाद जो होगा वो क्यू इनसाइड अंदर में अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको यहां पर देखने से पहले ये बताओ कि यहां पर 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो तीनों फ्लक्स से जो निकलेगा उसको ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले सरफेस की, तो यहां लिखूंगा मैं S1, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो पहले सरफेस की अगर बात किया जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, तो बोलिएगा 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो लिखेंगे EA cos 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो सेकंड सरफेस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहां पर लिखूंगा E डॉट DA, तो DA और cos थीटा, तो cos थीटा की जगह यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री प्लस लास्ट सरफेस तीसरा के लिए मैं क्लोज इंटीग्रल करूंगा तीसरे सरफेस की, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहां पर लिखूंगा EA cos 90 डिग्री, और बराबर टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ये हो गया। अब बराबर क्या होगा, अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज, सरफेस के अंदर का चार्ज, अपॉन में क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तार पर किया गया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो क्या यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, जी ऑफ कोर्स होगा। तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर लेमदा बराबर क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एल लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा डियर, यहां से आपका क्यू बराबर हो जाएगा लेमदा इंटू एल, लेमदा इंटू एल। तो मैं इस क्यू की जगह लेमदा इंटू एल का इस्तेमाल कर सकता हूं। आगे देखिएगा ध्यान से, तो ये cos 90 कितना होता है, 0, तो ये वाला पूरा टर्म तो आपका कट जाएगा ना, खत्म, खाली बचेगा cos 0 डिग्री 1 मैक्सिमम, तो खाली ये वाला बचेगा आपका, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर लिख देना क्लोज इंटीग्रल EDA cos 0 डिग्री 1 बराबर में Q की जगह कितना रख देना है, लेमदा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और इस तरह से अगर देखा जाए E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जी हाँ। कैसे सर, क्योंकि यहां पर आप डिस्टेंस लिए हैं r डिस्टेंस, तो इसके चारों डायरेक्शन में डिस्टेंस तो सेम होगा ना, और जब डिस्टेंस आपका सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा क्योंकि चार सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर हो जाएगा आपका, बचेगा DA, और DA का इंटीग्रेशन होगा खाली A माने एरिया बराबर लेमदा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर E इंटू ए, अब देखो ये A क्या है, एरिया, तो किसकी एरिया की बात कर रहे हो, इस सरफेस, कवर्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH, लेकिन यहाँ H की जगह L है, तो यहां पर इसकी कवर्ड सरफेस एरिया की जगह हम लिखेंगे 2 पाई RH की जगह L, अब बराबर में क्या लिखेंगे, लेमदा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ L से L कट जाएगा माय डियर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आएगा, लेमदा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, 2 पाई R नीचे जल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमदा
अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां पर देख रहे हैं कि स्टेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का क्या है, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के नहीं, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बातें कुछ समझ में आया? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका सिद्ध हो गया, और 5 नंबर में आता है, बहुत ही छोटा। अब हम बात करते हैं इसकी। यहां देखो एक मैंने क्या लिया, इन्फिनाइट प्लेन शीट लिया, थिन प्लेट शीट लिया। अब इस ये चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अब ये जब प्लेन शीट है, जैसे प्लेन शीट कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हम देखिए ये आपका क्या प्लेन शीट है, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर एक प्लेन शीट वाला, तो जब ये प्लेन शीट के पूरी तरह से चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, जब इसके पूरे सरफेस पर ही होगा तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे नहीं होगा, सिर्फ इससे परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह हो सकता है, इधर या फिर इधर हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा सकता है, क्योंकि चार्ज इस पर है ना। बातें समझ में आ रहा है ना। तो इस हिसाब से आपका ये प्लेन शीट है और चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। तो मान लेते हैं कि किसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसकी डिस्टेंस आर है प्लेन शीट से, ठीक है। प्लेन शीट से जैसी बोर्ड है, प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, तो आर बिंदु यहां पर पी बिंदु मान लेते, पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट और ये सरफेस बोर्ड और इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे प्लेन शीट से बनने वाला। तो इस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है गॉसेस के अनुसार, उस पॉइंट से होते हुए क्या बनाना रहता है, गॉसियन सरफेस। तो यहां से मैंने पी पॉइंट से होते हुए गॉसियन सरफेस खींचा, जो कि एक सिलेंड्रिकल खींचा, है ना। तो वह इस प्लेन शीट के पूरे इतना एरिया को कवर करेगा। तो इस एरिया में चार्ज कितना होगा उसको रखना पड़ेगा। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो 3 सरफेस बनेगा, एक यहां की बात करेंगे हम, और एक यहां की बात करेंगे, और एक यहां की बात करेंगे। इसको मान लो S1, इसको मान लो S2, इसको मान लो S3, तीसरा सरफेस। अब ध्यान से देखना वहां पर ही जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही निकलेगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही रहेगा, और इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा। तो अगर एरिया वेक्टर भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुआ दोनों, तो थीटा इसके लिए कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। अगर देखा जाए तो यहां पर इसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। बोलिए, जिससे लिखते हैं इसके एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ डीए लिखेंगे, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और यहां की अगर हम बात करते हैं तो यहां की एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनने वाला भी इधर ही होगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो तीनों सरफेस से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दो, क्लोज इंटीग्रल, और बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना कि इस वाले ही पोर्शन में कितने चार्ज हैं उसको रखना है, क्योंकि गॉसेस का कहना है कि मेरे क्लोज जो सरफेस में बना है उसके अंदर की मैं चार्ज की बात करता हूं, बाहर की नहीं। तो इसकी बात कितना होगा, तो देखो एक बात बताता हूं। देखो मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा वो किया गया होगा कितना, और इसकी जो पूरा डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी जो पूरा इसकी जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वो क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा, तो इसका एरिया जो होगा बाबू, इसका एरिया कितना मान लेते हैं, इसका एरिया ए है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो ए एरिया में चार्ज कितना होगा, अगर इस पूरे एरिया में चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, तो इतने एरिया में कितना होगा, तो यहां पर क्या कर देंगे, गुना कर देना खाली, बस इस वाले में पोर्शन में कितना चार्ज होगा। देखिए इसका एरिया ए, तो इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। चलिए ठीक है, इसका भी एरिया कितना होगा, ए। अब इसका एरिया ए हो गया, और इसका पूरे दे रखा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया में अगर गुना कर देंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। बात को याद रखना, ये एरिया जो है बाबू इसकी एरिया है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसके अंदर वो चार्ज है सिग्मा इंटू एरिया। अब हम बात क्या करते हैं, तीनों सरफेस की करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अगर गॉसेस लॉ के अनुसार देखा जाए, गॉसेस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के अनुसार लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल, पहले सरफेस के लिए बात करते हैं, फॉर फर्स्ट सरफेस, ई
इंटू एरिया। तो ई इंटू एरिया कितना होगा, पहले सरफेस के लिए 0 डिग्री, तो यहां पर मैं लिखूंगा ई इंटू एरिया और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस दूसरे सरफेस की मैं बात करूंगा क्लोज इंटीग्रल करके, तो दूसरे सरफेस में 90 डिग्री है तो मैं लिखूंगा ई ए कॉस 90 डिग्री। क्लियर। यहां पर मैं डी ए का इस्तेमाल करूंगा, छोटा सा मैंने एरिया एलिमेंट लिया, प्लस मैं तीसरे सरफेस की बात करूंगा तो लिखूंगा ई इंटू ए, क्योंकि यहां पर एरिया ए में पूरा लिया इसको, ठीक है ना, और ये छोटा सा का इसको मैं डी ए कहा। अब यहां पर क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, तीसरे सरफेस में एंगल 0 डिग्री है, बराबर में टोटल चार्ज अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन क्या, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चल देखिएगा ध्यान से, तो ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है तो खत्म हो जाएगा। अब ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, एरिया तो भी कांस्टेंट रहने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाला, तो ई इंटू ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, तो ई और ये कितना हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा। यहां पर से समझो 2 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना है बाबू, सिग्मा इंटू ए, बात समझ में आया। और इंटू में क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट, क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कट जाएगा डियर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सूत्र निकल के आ जाएगा वो आपका निकल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से चल जाएगा ना डिवाइड में, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तरह से आपका फॉर्मूला हो गया साबित। यानी कि एक प्लेन शीट के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसपास बनते हैं वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में बनते हैं प्लेन शीट के लिए, वो भी थिन प्लेन शीट की बात करें तब। इसे आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो डियर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। बातें कुछ समझ में आया। देखिए ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता इस ऐप में कि कितना डिस्टेंस पर आप ले रहे हो, ये डिपेंड करता है अगर आप बात करिएगा तो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है ना, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना हो रहा है। हाँ डिस्टेंस के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे जाकर भी कट ही जाने वाला। तो यहाँ पर आपका चार्ज पर नहीं, चार्ज पर डिपेंड करता है बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज तो चार्ज से निकलता है। जितना बड़ा तुम क्लोज सरफेस लोगे और जितना ज्यादा सिग्मा की वैल्यू रहेगी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और यहाँ पर आपका लेमदा जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। तो ये था आपका प्लेन शीट जो कि थिन प्लेट की वजह से पूछेगा तब। लेकिन कभी कभी आ जाता है कि खाली कंडक्टर हो और कंडक्टर की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास क्या होगा। तो तुम ही बताओ, अगर खाली कंडक्टर होगा, जैसे सपोज दैट जैसे कंडक्टर मान लेते हैं, तो इस पर अगर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किया जा रहा है और इसकी मान लो एरिया मान लो इसका ए है ना, इससे बगल बगल में किसी भी आर दूरी पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल तरीका ऐसे कर सकते हैं आप कि इसका से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो जिससे पासेस होगा, जिसकी डायरेक्शन भी उसी में डायरेक्शन होगा डी ए, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर अगर क्लोज इंटीग्रल करते हैं ई डॉट डी ए, तो डी ए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, बराबर में टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो यहां से इसका अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज मान लो सिग्मा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा। अब ई डी ए और डी ए का इंटीग्रेशन पूरा इसके एरिया हो जाएगा, तो यहां पर होगा ई इंटू ए, बराबर में क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू क्या लिख सकते हो बताओ, क्यू लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू एरिया। अरे सिग्मा बराबर होता है क्यू इंटू क्यू बटा एरिया, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब बटा में क्या देंगे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाबू समझो, अगर खाली कंडक्टर बोले, अगर प्लेन कंडक्टर खाली बोले, उस कंडक्टर की एरिया दिया हो और फिर कहे कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट मानना। लेकिन अगर थिन प्लेट शीट की बात करे तो बाबू रे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट मारना। तो आज की कहानी करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।